हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था, मैंने आपको एक डेमो क्लास दी थी, वो हमने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में दी थी। ठीक है, जिसमें कि हमने अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, उसका क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया था। तो इसके आगे हम पूरी क्लासेस करेंगे। ये एक डेमो क्लास थी, इसलिए मैंने इसे इतने में ही ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो आज से हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और उत्तराखंड इतिहास से हम ये शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो इतिहास में भी जो राजवंश चले थे वहाँ से शुरू करने वाले हैं। और सबसे प्राचीनतम जो राजवंश चला था वो आपका कुलिंद राजवंश चला था। तो आज हम कुलिंद राजवंश के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि कुलिंद राजवंश का कितने टाइम तक ये चला था, इसका टाइम पीरियड क्या था। तो ये आपका 1500 ईसा से लेकर 300 ईस्वी तक इसका जो है टाइम पीरियड चला था। ठीक है, तो बात आती है कि 1500 ईसा और 300 ईस्वी में क्या डिफरेंस है। ईसा और ईस्वी में क्या डिफरेंस है, तो ईसा जो आपकी होती है वो ईसा मसीह से उनके जन्म के पूर्व का समय होता है। मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले का जो टाइम है वो ईसा कहलाता है। और ईस्वी जो आपकी होती है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है, उसको ईस्वी कहा जाता है। तो जन्म से पहले का समय ईसा कहा जाएगा और जन्म होने के बाद का समय जो है वो ईस्वी कहा जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही ये आपका 1500 ईसा और 300 ईस्वी है। तो आपका कुलिंद राजवंश जो है वो सबसे पहला राजवंश है जिसने उत्तराखंड पर राज्य किया था और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश था। ठीक है, तो कुलिंद राजवंश का जो प्रारंभिक समय है इसका, वो ऋग्वेद के टाइम से आपका कुलिंद राजवंश चल रहा है। ऋग्वेद काल से आपका कुलिंद राजवंश चल रहा था। ठीक है, तो वेदों में भी हमारा सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। वेद हमारे 4 हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। तो सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है। तो आपका कुलिंद राजवंश भी ऋग्वेद काल से ही चलता आ रहा है। अब बात आती है कि अगर हम कुलिंद राजवंश पढ़ रहे हैं या फिर हम किसी भी देश का इतिहास पढ़ रहे हैं या किसी भी राज्य का हम हिस्ट्री देख रहे हैं, तो हमें ये पता कहाँ से चलता है कि ये राज्य यहाँ पर इसने राज किया है, इस राजा ने यहाँ पर राज किया है। तो इसके कुछ साक्ष्य होते हैं। तो वैसे ही कुलिंद राजवंश के भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो अब हमें ये देखना है कि ये साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो कुलिंद राजवंश का जो सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे भारतीय साहित्य से प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारतीय साहित्य में आपका रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इनमें इनका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, महाभारत हो गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई। तो इस सभी में जो है कुलिंद राजवंश का जो है वर्णन किया हुआ है, तो वहीं से इसके साक्ष्य मिले हैं। दूसरी बात आती है अभिलेखों के द्वारा। तो कुछ अभिलेखों में भी इसका वर्णन किया गया है। अब आप पूछेंगे कि अभिलेख क्या चीज़ होती है। तो जैसे आजकल हम लोग मैसेज कर लेते हैं किसी से अगर हमें कुछ बात करनी होती है, अपना कुछ मैसेज पहुंचाना होता है, तो हम व्हाट्सएप कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो इसलिए जो राजा महाराजा होते थे, जब उन्हें दूसरे राज्य के राजा महाराजा से कुछ बात करनी होती थी, कुछ संदेश अपना पहुंचाना होता था, तो ताम्रपत्र पर वो लिखकर भेज देते थे। तो अपना संदेश इस तरीके से वो दूसरे राज्य तक पहुंचाते थे, तो उसको ही अभिलेख कहा जाता था। ठीक है, और इस जो कुलिंद राजवंश है उसमें 5 अभिलेख मिले हैं। उसके 5 अभिलेख मिले हैं और 5 अभिलेखों में जो है कुलिंद राजवंश का वर्णन किया गया है। ठीक है, तीसरा है इसका विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत आपका कैसे हो जाएगा, विदेश से जो यात्री यहाँ आते थे, कुछ दार्शनिक उस दौरान यहाँ आते थे भारत में, तो उनके पास भी कुछ डायरी या फिर कुछ रहता होगा जिसमें वो लोग लिखते हैं, तो उसमें भी उन्होंने कुलिंद राजवंश का वर्णन किया हुआ है। तो विदेशी स्रोत से भी ये चीज़ हमें पता होती है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका साक्ष्य मिला था वो हमें मिला है मुद्राओं से। ठीक है, मुद्राएं। तो कुलिंद राजवंश के साक्ष्य हमें मुद्राओं से भी मिलते हैं। मुद्राएं इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि
कुलिन राजवंश के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारतीय साहित्य दिया हुआ है, अभिलेख दिए हुए हैं, विदेशी यात्री दिया है और मुद्राएं दी हैं। तो आपको उस पर मुद्राएं ही आपका सही आंसर होगा। मुद्राएं इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई साक्ष्य की बात। यहाँ से हमें पता चलता है कि कुलिन राजवंश ने उत्तराखंड पर राज्य किया था। ठीक है, तो कुलिन राजवंश जो है वो बहुत लंबे समय से उत्तराखंड पर शासन कर रहा था, तो इसलिए इसको 3 खंडों में विभक्त किया हुआ है। इसको क्या है, 3 खंडों में विभाजित किया हुआ है, 3 खंडों में बांटा हुआ है। सबसे पहला जो है वो प्राचीन कुलिन है। दूसरा जो आपका है मध्यवर्ती कुलिन। और तीसरा और अंत है उत्तरवर्ती कुलिन। ठीक है, तो प्राचीन कुलिन का जो समय है वो 1500 से 900 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, प्राचीन कुलिन का समय 1500 से 900 ईसा पूर्व तक चला था। मध्यवर्ती कुलिन की बात करें तो मध्यवर्ती कुलिन का 900 से और 200 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, और उत्तरवर्ती कुलिन जो आपका है ये 300 से 200 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, तो कुलिन राजवंश को 3 खंडों में विभक्त करा गया है। हम इसे 3 खंडों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन कुलिन, फिर हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती कुलिन और फिर पढ़ेंगे उत्तरवर्ती कुलिन। तो अब हम इसका पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला खंड। सबसे पहला जो है वो है प्राचीन कुलिन। अभी हम प्राचीन कुलिन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो प्राचीन कुलिन है इसका वर्णन हमें सबसे ज़्यादा रामायण, महाभारत और पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि विष्णु पुराण जो आपका है, विष्णु पुराण जो है उसमें जो कुलिन राजवंश है इसको पल्यकश्य के नाम से पुकारा गया है। कुलिन राजवंश को ही विष्णु पुराण में पल्यकश्य कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है आपको कि कुलिन राजवंश को ही विष्णु पुराण में पल्यकश्य कहा गया है। ठीक है, इसके बाद महाभारत की बात आती है तो महाभारत में कुलिन राजवंश को द्विज श्रेष्ठ के नाम से पुकारा गया है। महाभारत में किस नाम से पुकारा गया है? द्विज श्रेष्ठ के नाम से, द्विज श्रेष्ठ। और पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुलिन जो राजवंश है उसको कुलुन के नाम से पुकारा गया है। तो कुलिन राजवंश के 3 नाम हो गए हैं, पल्यकश्य, द्विजश्रेष्ठ और कुलुन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विष्णु पुराण में तो पल्यकश्य कहा गया है, महाभारत में द्विजश्रेष्ठ कहा गया और पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुलुन के नाम से पुकारा गया है। तीनों नाम आपके कुलिन राजवंश के हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि रामायण में जो इसका वर्णन किया गया है, रामायण में इसका वर्णन किष्किंधा कांड में किया गया है। किष्किंधा कांड जो है उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, किसका? कुलिन राजवंश का। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया कि किष्किंधा कांड में भी इसका जो है वर्णन मिला है, रामायण के किष्किंधा कांड में। अब जो बात आती है कि महाभारत जो है, महाभारत में राजा सुबाहु का भी वर्णन किया गया है, कुलिन राजवंश के राजा सुबाहु का। ठीक है, राजा सुबाहु का वर्णन मिलता है। तो महाभारत में कहा जाता है कि जब पांडव जो थे वो वनवास से वापस लौट रहे थे तो उस दौरान उन्होंने राजा सुबाहु जो थे उनके यहाँ पर शरण ली थी। ठीक है, और एक और बात कही जाती है कि राजा सुबाहु जो हैं उन्होंने महाभारत का जब युद्ध चला था उस दौरान जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो राजा सुबाहु ने जो है पांडवों की साइड से युद्ध भी किया था। तो महाभारत में उनका वर्णन किया गया है, ये बातें महाभारत में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये राजा सुबाहु का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और राजा सुबाहु ने अपनी राजधानी जो बनाई थी, श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था, श्रीनगर पौड़ी को। ठीक है,
तो उन्होंने अपनी राजधानी जो है श्रीनगर पौड़ी को बनाया था। और राजा सुबाहु के बाद जो उनके बेटे थे विराट, राजा सुबाहु के बाद उनके बेटे हुए हैं विराट, इन्होंने जो है राजगद्दी संभाली थी। और इन्होंने जो ये राजधानी श्रीनगर थी इसको हटाकर इन्होंने विराटगढ़ी में राजधानी बना दी थी। विराटगढ़ी इन्होंने राजधानी कर दी थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये प्राचीन कुड़िंद के बारे में हम पढ़ रहे थे कि प्राचीन कुड़िंद में जो है कि प्राचीन कुड़िंद का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, विष्णु पुराण से मिलता है, महाभारत से मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और इसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाते चलिए। तो आज के लिए हम यहीं पर क्लास जो है ख़त्म करेंगे और कल जो इसके 2 खंड बच रहे हैं, मध्यवर्ती खंड और इसका उत्तरवर्ती कुलिंद, जो 2 चीज़ें अभी बच रही हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज आप इसको रिवाइज़ करिएगा, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। 2 खंड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हम इसे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में ले जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा।